आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जब भी कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो वैज्ञानिकों और जनता का पहला सवाल ये होता है, ये आया कहाँ से। अभी रिसेंट सिचुएशन के लिहाज से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कोरोना कहाँ से आया, तो आपका जवाब होगा चीन से। पर इस बात के प्रूफ अब तक नहीं मिले हैं। WHO इसका जवाब तलाशने चीन तक जा चुका है। उसे पहली बार में कुछ नहीं मिला तो उसने चीन से दोबारा आने की इजाज़त मांगी, पर चीन ने WHO को उसके लिए इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। WHO की जांच भले आगे ना बढ़ पाए, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां अपने स्तर पर जांच करने में लग गई अगस्त में। हालांकि ये एजेंसियां भी कुछ खास ठोस वजह नहीं जान पाई। फिर आपका सवाल होगा, तो क्या अब कोरोना की उत्पत्ति का सच कभी सामने नहीं आएगा? होगा तभी जब पूरे देश का सहयोग मिलेगा, वायरस के ओरिजिन का पता लगाने पर रिसोर्सेज लगाई जाएंगी, तब पता चलेगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये इतनी खतरनाक बीमारी का रूप ले रही है, पूरी दुनिया परेशान है, इसके बावजूद क्यों हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कोरोना वायरस आया कहाँ से? इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आज बात किस पर होगी? मोटा मोटा अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा। आज बात इस पर होगी कि कोई भी बीमारी बड़े स्तर पर ना फैले, उसके लिए उसके उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बारे में जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है। नोवेल कोरोना वायरस जैसी महामारियों को रोकने के लिए शोधकर्ताओं को उन वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यह कोई मामूली काम नहीं है, बहुत ही ट्रिकी काम है। दुनिया भर में फैलने के 20 साल बाद तक HIV की उत्पत्ति साफ नहीं थी। वैज्ञानिक अभी भी इबोला की ओरिजिन के बारे में नहीं जानते हैं, भले ही ये 1970 के दशक में समय समय पर महामारी का कारण बना है। तो ये सारी बात जो आज हम करेंगे वो लैंसेट नाम के मैगजीन में पब्लिश हुई एक आर्टिकल के हवाले से। इसमें वायरस के ओरिजिन के महत्व और उसे रोकने के उपाय क्या हैं और इस पर क्या है डिटेल्ड रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। तो इसके लिए मैंने बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से। मैंने उनसे सबसे पहला और बेसिक सवाल तो यही पूछा कि वायरस के ओरिजिन का पता लगाना किसी भी बीमारी को लेकर कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है। जी, वायरस का ओरिजिन का पता लगाना बीमारी के लिए, किसी बीमारी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है जो वायरल बीमारीज़ हैं, क्योंकि एक तो अगर हम उसका रूट जहाँ से है, जहाँ से वो आती है, वो मालूम कर लेते हैं, तो हम उस रूट को ही हम काट देंगे, तो आगे आने वाली जो स्पिल ओवर्स होंगे उस वायरस के और जो नए नए तरीके से आ सकती है वहाँ से, उसको हम बंद कर पाएंगे और हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि जो वायरस है वो किस तरह से एक स्पीशीज़ में से दूसरे स्पीशीज़ में जाती है। तो ये जो ओरिजिन है वो इस एंगल से बहुत सिग्निफिकेंट है, और हम और जो बाकी की वायरसेस, जो आने वाली वायरसेस होंगी, उनको हम कैसे रोक सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में स्पिल ओवर करने से, कि वो जानवरों से हम इंसानों में ना आए। उसको करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर ओरिजिन का पता चल जाए वायरस का, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती है। जी डॉक्टर, तो जैसे वायरस डिटेक्टिव्स हैं, वो कैसे फिर वायरस के ओरिजिन को ट्रेस करते हैं और ये कितना ट्रिकी क्यों हो जाता है? मामूली काम तो नहीं लगता है। इस बात का अंदाज़ा कोरोना वायरस से लगा ही सकते हैं हम लोग। जी, वायरस का जो हम कहें कि जो डिटेक्शन करना है, जो उसके ओरिजिन को जानने का जो काम है, जो आपने कहा कि डिटेक्टिव काम है, वो बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि एक तो पहले तो हमें जो इंडेक्स केस है जहाँ से ये ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहले आई, वो इंडेक्स केस ही हमें कई बार मिलता ही नहीं है कि वो कहाँ से आई। दूसरा है कि जो वायरस का फैलाव है जानवरों के थ्रू, वो ज्योग्राफिक लोकेशंस में बहुत फैला हो सकता है। वायरस को अलग अलग जगहों पे ऐसे डिटेक्ट करने के लिए हमें कई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो सैम्पलिंग भी है वो हमें कई बार 40-40, 50-50 साल पुरानी सैम्पलिंग तक जाना पड़ता है अगर ब्लड सैंपल्स हमारे पास हों। और इसके अलावा इसमें काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं, प्लस इसमें जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है वो भी चाहिए होती है, क्योंकि अक्रॉस कंट्रीज़ अलग अलग देशों में टेस्टिंग होनी होती है। तो ये सब कारण जो हैं ये इसको काफ़ी ट्रिकी कर देते हैं कि जो इसके ओरिजिन है उनको हम एकदम पुख्ता तरीके से जान पाएँ कि एग्जैक्टली वायरस का जो जन्म है वो कहाँ से इंसानों में हुआ।
ठीक है डॉक्टर। तो अच्छा, ये बताइए, जैसे ओरिजिन पे बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो कोरोना वायरस के टाइम पर उसके ओरिजिन को लेकर कहाँ गलतियाँ हुई चाइना की तरफ से, और क्यों अब तक इस पर कुछ साफ नहीं हो पाया है पिछले 1 डेढ़ साल में? जी, कोरोना वायरस को लेकर देखिए अभी मेरे हिसाब से तो इट इज़ अर्ली डेज़ है, बहुत जल्दी है हमें ये कहना कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं कह लीजिए, या जो जिस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है, तो छिपाने का जो अक्सर काम होता है वो चाइना ने भी शायद शुरू में किया होगा। तो वो तो डेफ़िनेटली एक गलत कदम होता है, और वो हर सरकार ऐसा ही करती है, शुरू में तो ख़ासकर। उसके बाद जो अभी 1 साल को ज़्यादा लंबा समय नहीं गुज़रा है जिससे कि हमें ओरिजिन्स का पता लग जाए। बहुत दशकों तक लग जाते हैं हमें ओरिजिन्स तक पहुँचने के लिए, किसी किसी भी वायरस का, और वो भी हम अगर लकी रहे तो हमें वो जो ओरिजिन्स हैं वो पता लग सकते हैं। उसके बाद जो जो नेम कॉलिंग होती है, जैसे शुरू में ही उसको चाइनीज़ वायरस डिक्लेयर कर दिया गया, वो भी एक मेरे हिसाब से गलती है दुनिया भर की, कि उसको एज़ अ चाइनीज़ वायरस डिक्लेयर कर दिया गया, और ऑब्वियसली जो फिर कोऑपरेशन होनी है वो भी बंद हो जाती है। तो ये जो एफ़र्ट है, ये कंबाइंड एफ़र्ट है, और अभी तक देखिए मैं इस बात से भी हैरान नहीं होऊँगा कि हमें जब कभी पुख्ता एविडेंस मिले तो ये भी पता चले कि ये वायरस का ओरिजिन चाइना में नहीं किसी और देश में हुआ होगा। क्योंकि जब हम डिटेल में जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि जब जब ये पाई गई, उससे 50 साल पहले ये कहीं और पाई गई थी, लेकिन वो उस लेवल की फैली नहीं, या उस लेवल की म्यूटेशंस नहीं आए थे। तो ये सब कहना कि ये एक कंट्री की गलती से होता है, इट इज़ हाँ, अगर अगर वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव होते तो शायद हम 4 कदम और आगे होते, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल इस पूरी सर्च में कुछ भी नहीं होता है ओरिजिन को जानने के लिए। लेकिन हाँ, ओरिजिन को जानने को स्पीड अप ज़रूर किया जा सकता है, जो पिछला साल गया है उसके अंदर। कोरोना वायरस के बाद क्या आपको लगता है कि ओरिजिन का पता लगाने के लिए कहाँ और मेहनत और रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है? लैंसेट के इस आर्टिकल के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो? जी, देखिए मैं साइंस का इंसान हूँ, तो मैं तो ये मानता हूँ जो साइंस है उसके बॉर्डर्स नहीं होते हैं। जो ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं, ये सबसे बड़ी बंदिश हैं किसी भी रिसर्च को आगे लेके जाने के लिए। तो अगर कोरोना वायरस या किसी भी वायरस के ओरिजिन्स को हमें पता करना है, तो जो पॉलिटिकल जो बॉर्डर्स हैं, उनको हमें हटाना होगा बेसिकली, और जो साइंटिफिक कोऑपरेशन है, उसको लेकर उसमें रिसोर्सेज़ झोंक कर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल सैंपलिंग जो है पिछले 10, 15, 20, 50 साल पुरानी भी जा सकती है। ये शुरू वहाँ से होगा कि जिन लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी के जैसे जो सिम्पटम्स पाए जा रहे थे, उनके सारे सैंपल्स को टेस्ट किया जाए कि उनमें तो नहीं थी। ऐसा करते-करते हम जितना पीछे जाते जाएँगे, और ये एक चाइना में ही नहीं, ये हमें अलग-अलग देशों में भी करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए रिसोर्सेज़ इकट्ठे हों, उसके लिए पॉलिटिकल विल हो, और जो साइंटिफिक लीड है, उसको लेकर चला जाए, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि कौन-सी कंट्री का इसमें कितना कसूर है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ह्यूमन्स वर्सेस वायरस की लड़ाई होती है, ये कोई कंट्रीज़ वर्सेस वायरस या की लड़ाई नहीं होती। तो ये हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। तो मेन जो मेरा है उसमें कोऑपरेशन और लॉट ऑफ रिसोर्सेज़, वो मेन पॉइंट्स रहेंगे अगर इस रिसर्च को हमें आगे लेके जाना है, और आने वाली वायरसेस को फैलने से या इवन ह्यूमन बीइंग्स में आने से बचाना है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल पिछली बीमारियों के जिनके ओरिजिन को पता लगाने में देरी लगी हो या आसानी हुई हो? लैंसेट में ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल्स जो हैं मैं भी देख रही हूँ, तो अगर आप इसे ब्रीफ़ली बता सकें। जी, जो 2 वायरसेस हैं जिनकी एग्ज़ाम्पल दिमाग में आती है, और उस लैंसेट पेपर की जब हम बात कर रहे हैं उसमें भी मेंशन है। सबसे पहले तो एचआईवी जो एड्स करती है, उसकी जो पहली ऑफ़िशियल रिपोर्ट थी एड्स की, जो बीमारी करती है एचआईवी एड्स की, वो 1981 में यूएस में सीडीसी के द्वारा ही की गई थी। उसके 5 साल बाद एक सैंपल जो कि कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का सैंपल था, उसमें वहाँ पे उनको टेस्ट किया गया, और उस ब्लड के सैंपल में एचआईवी का पाया गया कि उसमें उस सैंपल को एचआईवी का एक्सपोजर हुआ था। और ये जो सैंपल था, वो हैरानी की बात है कि 1959 का सैंपल था। तो जैसा मैंने कहा कि 1981 से हम सीधा 1959 पे चले गए, कि हमें इससे ये मालूम चल गया कि अफ्रीका में एचआईवी कम से कम 1959 से तो घूम रही थी, किसी न किसी शेप और फॉर्म में।
उसके बाद 2008 में एक और स्टडी आती है जिसमें कि ये पाया गया कि एक तरह की एचआईवी एक ब्लड सैंपल में मतलब पाई गई होगी जो कि 1908 का था। और उसका भी एक रेंज है। 1908 तो माना जाता है लगभग, लेकिन वो 1884 से लेकर 1924 के बीच का सैंपल मतलब वो हो सकता है कि तब से वो घूम रही है। तो आप ये देखिए कि एकदम से हम 1981 से सीधा 1884 में पहुंच जाते हैं कि तब से एचआईवी जो है वो घूम रही है। तो 100 साल पहले इसका ओरिजिन चला जाता है। अब तब के हमारे पास सैंपल्स हों, तब के हमारे पास इस तरह से रखी गई चीज़ें हों, उससे हमें और डिटेल में मालूम चल सकता है। तो ये एक एग्जांपल थी। दूसरी अभी लेटेस्ट उससे भी रीसेंट एग्जांपल है जो कि MERS की है, जो कि सऊदी अरेबिया में शुरू हुई थी और एक इंसान में पाई गई थी। वो तकरीबन 60 साल के थे और उनमें 2012 में पाई गई थी। अब ये जब इसको और डिटेल में देखा गया तो जो इसकी एंटीबॉडीज़ थी वो 2003 में पाई गई कुछ सैंपल्स में, जो कि रिलेटेड एंटीबॉडीज़ थी। ये ऊँटों से आती है बीमारी जो है, हम बैट्स में इसका रिजर्वायर है और ऊँटों के थ्रू ये हम इंसानों में आती है। तो 2003 में इसमें कई ऊँटों के सैंपल्स में इसकी एंटीबॉडीज़ पाई गई, जो कि इसके कोरिलेटेड जो वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पाई गई। तो देखा गया कि थोड़ा और पीछे चले गए हैं। लेकिन फिर एक और स्टडी होती है जिसमें कि ये पाया गया कि 1983-84 में कुछ कैमल्स थे, जो ऊँट थे, सोमालिया, सूडान, इजिप्ट, इन इलाकों के, उनमें उसके जो एंटीबॉडीज़ थी वो पाई गई। तो वहाँ के जो सीरम के सैंपल्स थे, ब्लड सैंपल्स थे, उसमें इसके तत्व पाए गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास और पीछे के सैंपल्स हों तो शायद हम और पीछे जाकर देख सकते हैं कि ये वायरस का ओरिजिन्स कहाँ से हुए, कैसे हुए। लेकिन आप ये भी सोचिए कि ऊँटों के सैंपल भी हम कहाँ कलेक्ट करते हैं। तो इस सब के लिए रिसोर्सेज, इस सब के लिए ऑनगोइंग चीज़ें करते रहना पड़ता है ताकि हम उसकी जो तह तक है उस तक जा सकें। जैसे कि डॉक्टर हमने पिछले 1 साल में देखा भी, आप अभी पॉलिटाइज़ेशन की बात कर ही रहे थे, लेकिन मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि कोरोना वायरस के टाइम पर ओरिजिन को लेकर जो पॉलिटाइज़ेशन हुआ, ये कितना बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है ओरिजिन के तह तक जाने में, और ग्लोबली फिर देश को क्या करने की ज़रूरत है? पॉलिटिसाइजेशन जो है वो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है किसी भी वायरस के ओरिजिन को मेरे हिसाब से डिटेक्ट करने में, उसके पीछे तक जाने में। दूसरी हिंड्रेंस खैर ये भी है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं और हम कितना इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो काम हमें अगले 50 साल में जो सैंपल्स चाहिए होंगे वो हम आज उन पे काम करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये जो पॉलिटिसाइजेशन का जो ऑब्स्टेकल है वो इस तरह से है कि जो साइंटिफिक रिगर होता है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, जो साइंटिफिक लीड होती है उसको वो बंद ही कर देता है। ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ वायरस के लिए ही नहीं, हमने इवन जो मैनेजमेंट है पैंडेमिक में उसमें भी देखा है कि WHO ने पिछले फरवरी में 2020 की फरवरी से क्या करना है पैंडेमिक के बारे में सब बताया हुआ था, और प्लान कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन हर कंट्री के अपने अपने पॉलिटिकल डिसीजंस के चलते वो जो सजेशंस थे, साइंटिफिक प्लान्स थे, उनको लागू नहीं किया गया, और उसके चलते जो खामियाजा है वो हम सब देख ही रहे हैं। अभी तक हम भुगत रहे हैं और हम आगे भी वो साइंटिफिक रिगर के साथ जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो नहीं लेते हैं। तो पॉलिटिसाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। हालांकि होना उल्टा चाहिए कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उनके पास बहुत पावर होती है और वो साइंटिफिक प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करते रहना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए कि वो आगे कैसे बढ़े। लेकिन अक्सर मेजॉरिटी केसेस में, और ये एक देश की बात नहीं है, मेजॉरिटी देशों में होता उल्टा है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है वो साइंटिफिक प्रोग्रेस में हिंड्रेंस करती है, और जो रिसोर्सेज अवेल करवाने होते हैं साइंस के लिए वो भी अक्सर मेजॉरिटी देशों में कम ही होते जाते हैं। चाहे हम भारत की बात करें, चाहे UK, US जैसे देशों की बात करें, चाइना की बात करें, तो उसमें जो साइंस की जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्सर रिलेटिवली कम होती जाती है, बजाय इसके कि जैसे हथियारों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन साइंस की जो रिसर्च और डेवलपमेंट है और उसमें फंडिंग है वो कम होती है। तो ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, ये जितना हम एज ए वोटर, एज ए आम पब्लिक इसको हम बदल सकते हैं, उतना हम सबका इसमें फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ समथिंग रियली बिग पॉइंट जो आपने मेंशन किया पॉलिटिसाइजेशन का। थैंक यू फॉर दैट। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। इन्होंने बताया कि कैसे वायरस के तह तक जाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे इस पर राजनीति करना हमें असल मुद्दे से भटकाता है, और इसी का नतीजा है कि आज तक कोरोना वायरस के ओरिजिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो चलिए अब वक्त हो चला है विदा का। आज के कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।